Hello students, welcome to Masters Concept Series. Students, in this lecture we will start programming in C. इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि सबसे पहले है इंट्रोडक्शन पार्ट. इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल सी सम प्रीरिक्विसाइट दैट इज नीडेड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. और अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद ही हम प्रोग्रामिंग पे जंप करेंगे, राइट? देन इन द नेक्स्ट 3 lectures we will see some programming example. okay? कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हम लेंगे प्रोग्रामिंग के, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से प्रोग्राम को हम लिखते हैं, किस तरह से कंपाइल करते हैं. ठीक है. देन वी विल कम टू इन 5th लेक्चर जहाँ हम डेटा टाइप समझेंगे, क्योंकि इससे पहले जो थ्री लेक्चर्स हमने देखा है उसमें हमने जो बेसिक्स प्रोग्राम हमने लिखा है, इसमें हमने देखा 2nd, 3rd और 4th में. इसमें जो भी प्रोग्राम हमने लिखा था उसमें डेटा टाइप्स यूज हो रहे हैं, फंक्शंस यूज हो रहे हैं, जो कि हमने अभी तक बताया नहीं है. तो वो 5th लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि जो भी प्रोग्राम में डेटा टाइप यूज हो रहा है उसको हम डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसका क्या यूटिलिटी है. ओके. उसके बाद 6th चैप्टर है मेरा इनपुट एंड आउटपुट, कि अगर यूजर कोई इनपुट देता है और ये हमारा जो प्रोग्राम जो है वो उसको प्रोसेस करके वो डिस्प्ले करता है डिस्प्ले यूनिट पे, तो वो कैसे होगा, किस तरह से वो वर्क करता है. मीन्स गेट कैर, पुट कैर, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन दिस 6th चैप्टर, 6th वीडियो. देन इन द 7th टॉपिक वी विल सी कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे. ठीक है. देन फ्लो कंट्रोल, जहाँ हम लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे, डू वाइल, फॉर लूप, स्विच केसेस, इसके बारे में. फिर 9th टॉपिक विल सी एरे. किसी वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट एरे इज़ वन ऑफ द वेरिएबल जहाँ हम मल्टीपल वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं हैविंग सेम डेटा टाइप. तो वो हम देखेंगे 9th वीडियो में. देन दिस इज इसमें हम 1 डायमेंशनल एरे देखेंगे. देन इन द 10th टॉपिक वी विल सी 2 डायमेंशनल एरे, और in the 11th topic we'll see multi-dimensional array. okay. Then in the 12th chapter we'll see structure and union, और 13th topic भी मेरा वही रहेगा, structure and union. array में हम similar kind of data type हम स्टोर कर पा लेते हैं. अगर हमें different kind of data type हमें स्टोर करना हुआ, जैसे character, integer, ये दोनों different type of data type है, अगर उसको हम किसी variable में स्टोर करना हुआ, in that case we need a structure. तो ये हम 12th और 13th वीडियो लेक्चर में देखेंगे. देन 14th एंड 15th लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन. फंक्शन का यूज़ बेसिकली किसी प्रोग्राम को कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के लिए होता है या किसी मॉड्यूल में डिवाइड करने के लिए होता है. दैट वी विल सी. देन 16th एंड 17th वी विल सी पॉइंटर. देन 18th एंड 19th टॉपिक विल सी स्टोरेज क्लास, एंड फाइनली विल सी प्री प्रोसेसर. ओके. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट वी नीडेड, वी शुड हैव थिंकिंग स्किल. कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर दिया जाता है तो आप में सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको कैसे सॉल्व करो, वो स्किल आप में होनी चाहिए. उस प्रॉब्लम को पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ठीक है. वो सारी स्किल्स होनी चाहिए. उसके बाद ही जब आपने अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आप उसको अपने नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं. ऐसे नेचुरल लैंग्वेज का मतलब हुआ इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं. ठीक है. बट दैट लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंप्यूटर सिस्टम. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है. सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एक प्रॉब्लम है. Suppose we have 2 numbers m and n. ठीक है. और हमें इस m and n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है इस m और n का. ठीक है. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर जो कि दोनों ही नंबर को डिवाइड कर सके. ठीक है. तो हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज
हमारे पास m है जो कि 36 है मान लो, और n है मेरे पास 19। अब यहाँ पे हमारी थिंकिंग एबिलिटी वर्क करती है कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इस 36 का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, राइट। अगर हम नॉर्मल मेथड से हम यूज़ करें तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। 2 × 18, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 9, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये फ्रैक्शन है 36 का। देन 90 का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। 2 × 45, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 15, देन 2 × 3 × 3 × 5। ओके, अब हमें देखना है कि इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट, दिस फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉमन, दिस फ्रैक्शनल पार्ट एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉमन। ठीक है, इसका मतलब दिस पार्ट इज कॉमन और इसके केस में ये पार्ट कॉमन। ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा 2 × 3 × 3, 18। मीन्स 18 इज द बिगेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड दिस बोथ नंबर। अब हम एक सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है कि इसको हम कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा कि ये एल्गोरिदम कहता है कि while m doesn't divide n, तब तक हमें वो प्रोसेस करते रहना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, वो है हमें रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर लेना है n mod n। हम मॉड का यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए, और उसके बाद m इक्वल्स टू r एंड n इक्वल टू m। दिस इज द एल्गोरिदम। और फाइनली जब ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा तो हम रिटर्न हो जाएंगे, मीन्स ये वैल्यू मेरा आंसर होगा m। ठीक है, अब अगर यहाँ प्लेस करते हैं m इक्वल्स टू 36, यहाँ पे अगर m इक्वल टू अगर हम 36 और n इक्वल्स टू 90, अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें तो m डजेंट डिवाइड n। ठीक है, 36 विल नॉट डिवाइड 90। तो अगर हमें रिमाइंडर लेना है m mod n मीन्स n mod m, तो यहाँ 90 mod 36। ओके, दिस इज n। ओके, 36 mod n करेंगे तो क्या इसका रिमाइंडर आएगा 18। ओके, r की वैल्यू 18, तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 18 एंड n इक्वल्स टू m। m क्या हो गया, n की वैल्यू m हो जाएगी। m क्या था 36। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे इस कंडीशन में m डजेंट डिवाइड n। m क्या है 18 है, दिस इज 36, 18 विल डिवाइड 36। तो हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 18। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 18 आंसर हुआ जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार हमें मॉड लेना पड़ा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा थिंकिंग एबिलिटी काम करता है कि हम किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि हमें मिनिमल एफर्ट में ही हमारे पास रिजल्ट आ जाए, राइट। और ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है, और इस नेचुरल लैंग्वेज को हम डायरेक्ट
प्रोग्राम में तो हम कंप्यूटर सिस्टम में तो हम डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट अंडरस्टैंड दिस नेचुरल लैंग्वेज, दिस इज द नेचुरल लैंग्वेज। और जिस एफिशिएंसी से ये मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रोग्राम मेरा एफिशिएंट है और ये प्रोग्राम मेरा एफिशिएंट नहीं है, दोनों में से कौन सा प्रोग्राम एफिशिएंट है, वो हम किस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो मेजर होता है दो बात पे, दो कॉन्सेप्ट पे। पहला है टाइम एफिशिएंट होना चाहिए, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए, और दूसरा है स्पेस एफिशिएंट होना चाहिए। टाइम एफिशिएंट का मतलब हुआ कि कम से कम टाइम में अगर मेरा रिजल्ट आ जाए, दैट इज टाइम एफिशिएंट। स्पेस एफिशिएंट बिकॉज स्पेस इज प्रीमियम, दैट्स वाई स्पेस एफिशिएंट भी होना चाहिए, क्योंकि कम से कम स्पेस में अगर मेरा काम हो जाता है देन दैट इज द बेटर सॉल्यूशन। ऑल दिस थिंग्स हमें अपने दिमाग में रख के ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, तभी हम प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने स्टेप्स लिखा है, दिस स्टेप्स, दिस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ये, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें काम आएगा प्रोग्रामिंग में, ओके। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथमिक डिजाइन। दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक डिजाइन, ठीक है। ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, और देयर आर मैनी वेरिएबल्स वी आर यूजिंग हियर, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब क्या हो गया, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, कोई भी इंटीजर वेरिएबल हो गया, ओके। मीन्स हम इस डेटा को स्टोर करा सकें किसी वेरिएबल में, तो ही हम उस पर कोई ऑपरेशन करवा सकते हैं, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। जब हम इस लेवल तक आ जाते हैं, इसका मतलब है वी कैन राइट अ स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसका यूज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथमिक डिजाइन है, हमें पता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो इस केस में हमें स्यूडो कोड या फ्लो चार्ट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्यूडो चार्ट इज ऑल्सो है नेचुरल लैंग्वेज में ही हम इसको लिखते हैं, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्यूडो कोड एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं और हम जस्ट यूज करते हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स का, जो कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। दैट थिंग वी यूज इन द स्यूडो कोड, बट इस स्यूडो कोड को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। मीन्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम स्यूडो कोड को भी डाल के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट स्यूडो कोड बोथ विल प्रोवाइड द सीक्वेंस। फ्लो चार्ट भी हम बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि क्या फ्लो होगा किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो उसके सॉल्यूशन का क्या प्रॉब्लम है, जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये स्यूडो कोड या फ्लो चार्ट बनाने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें इस प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होगा, लेकिन इसको स्टोर हम ये एक बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, और कंप्यूटर सिस्टम मशीन लैंग्वेज को ही रिकॉग्नाइज करता है, राइट। कंप्यूटर सिस्टम मशीन लैंग्वेज को ही रिकॉग्नाइज करता है, तो हम मशीन लैंग्वेज में भी इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, बट इट इज़ वेरी टीडियस टास्क मशीन लैंग्वेज में लिखना। दैट्स वाई वी नीड सम हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लैंग्वेजेस में ये सारी फीचर्स होते हैं जो कि हमने देखा इस केस में, कि इसमें वो सारे डेटा स्ट्रक्चर की फैसिलिटी होती है कि हम उसको कैसे स्टोर करें डेटा को, ठीक है। और जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि ताकि हम एल्गोरिदम डिज़ाइन परफॉर्म कर सकें, जो भी सीक्वेंस स्टेप्स हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं उस लैंग्वेज, उस हाई लेवल लैंग्वेज से। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें हाई लेवल लैंग्वेज देता है कि हम उस स्टेप्स को
परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज अगर में हम लिखते हैं तो क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर विल कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू द असेंबली कोड और assembler will convert this into machine code, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मशीन कोड अवेलेबल है और मेरा कंप्यूटर सिस्टम इस मशीन कोड को रिकॉग्नाइज करके जो भी स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। दिस वे वी कैन we can execute any problem, okay, we can solve any problem in the computer system. तो फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, फीचर्स ऑफ हाई लैंग्वेज क्या है कि एट दी हाई ऑल दी हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट दी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप मीन्स कि अगर हमें इंटीजर टाइप डेटा लेना है या फ्लोट टाइप डेटा लेना है या कैरेक्टर टाइप डेटा लेना है तो इन सभी डेटा टाइप को वो सपोर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि रियल टाइम में हम किस तरह का डेटा लेंगे वो हमें जब हमें प्रॉब्लम मिलता है तो ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डेसिमल नंबर ऑफ डेटा लेना है जो कि फ्लोट टाइप होता है तो उस केस में वी विल यूज़ फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। अगर इंटीजर टाइप डेटा लेना है तो वी विल यूज़ दिस इंट डेटा टाइप, ठीक है। अगर कैरेक्टर टाइप डेटा लेना है मीन्स अल्फ़ाबेटिकल डेटा जैसे ए बी सी डी तो उस केस में हम कैर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो इट सपोर्ट्स डायनामिक डेटा स्ट्रक्चरिंग, ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चरिंग को सपोर्ट करता है। मतलब अगर रन टाइम पे या प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में है और अगर हमारे पास किसी एरे का या किसी वैल्यू का साइज हमें पता नहीं है उस केस में हम रन टाइम पे हम वो वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। ये जो है यूटिलिटी हम मैलॉक कैलॉक के थ्रू हमें मिलता है जो कि हम कमिंग सेशन में देखेंगे कि डायनामिकली हम कैसे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज का है फीचर है। इनकैप्सुलेशन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इनकैप्सुलेशन फीचर को सपोर्ट करती है, बट सी प्रोग्रामिंग इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट्स वाई ये फीचर सी प्रोग्रामिंग में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। देन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स, जो भी हम एल्गोरिथमिक डिज़ाइन लिखते हैं उसमें देर आर सेवरल कंडीशंस, हमें उस सिचुएशन को फॉलो करना है, उस कंडीशन को फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द कंडीशंस वी कैन परफॉर्म कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स, वी कैन यूज कंट्रोल कंस्ट्रक्ट जिसमें इफ एल्स वाइल फॉर ये सारे आ जाते हैं। वाइल फॉर ये लूपिंग कंडीशन है, लूपिंग हमें अगर किसी भी इंस्टेंस को अगर मल्टीपल टाइम्स उसको प्रिंट कराना है या मल्टीपल टाइम्स स्टोर कराना है, मीन्स लूप में अगर हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना है तो उस केस में हमें कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करना होता है। देन हाई लेवल लैंग्वेज का एक सबसे बेस्ट फीचर है फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए यूज होता है या मॉड्यूलराइजेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे कोई भी लॉन्ग प्रोग्राम है उसको हम एक स्पेसिफिक फीचर में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। तो ये फीचर जो है हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। देन रिकर्सिव फंक्शंस मीन्स कोई फंक्शन इटसेल्फ कॉल करता है, मीन्स खुद को ही कॉल कर रहा है। ये फीचर भी हमारा सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो ए हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज पे आते हैं। सी लैंग्वेज was invented and first implemented by Dennis Ritchie, and I will suggest you should refer Dennis Ritchie book C language, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। You can also refer that book also. तो C was जो है फर्स्ट इन्वेंट किया गया है डेनिस रिची के थ्रू एंड इट हैज़ बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में सी लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान है।
मीन्स सी लैंग्वेज में ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, और जो भी एप्लीकेशंस यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होती है उस एप्लीकेशन के भी डेवलपमेंट के लिए हम सी प्रोग्रामिंग का ही यूज़ करते हैं। सी बेसिकली सी लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। सी बेसिकली है मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि जावा इज प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज, देन डॉट नेट इज ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज में कंसीडर नहीं करते हैं। और सी शार्प इज ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन सी ए ऐसा लैंग्वेज है जिसमें दोनों ही फीचर्स आ जाते हैं, जैसे दैट्स वाई हम इसको कभी कभी मिडिल लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, कभी हाई लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ये सपोर्ट करता है। जैसे जो भी हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर है, जैसे कि इफ़ कंट्रोल कंस्ट्रक्ट जैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सी लैंग्वेज से, इफ़ वाइल स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स लाइक अरे रिकॉर्ड्स, ये सारे जो फीचर्स है ये हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, जो कि सी लैंग्वेज ही सपोर्ट करता है। दैट्स वाई वी कैन से इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज के थ्रू हम बिट्स बाइट्स एड्रेसेस में मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जो कि हम पॉइंटर्स के थ्रू देखेंगे कि हाउ वी कैन मैनिपुलेट एड्रेस यूजिंग पॉइंटर, एंड ऑल्सो वी कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशंस ऑन द बिट्स एंड बाइट्स। दैट्स वाई इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसमें दोनों ही फीचर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम एज अ हाई लेवल लैंग्वेज भी इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सी लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल एंड मेंटेनेबल। पोर्टेबिलिटी मीन्स इट इज ईजी टू अडेप्ट सॉफ्टवेयर रिटन फॉर वन कम और ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर टाइप। मीन्स एक प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपने कोड लिखा है तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसी को पोर्टेबिलिटी कहते हैं, राइट। For example, we can easily convert a program written for DOS so that it runs under Windows 2000। DOS के लिए अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है, हम इजीली उसको पोर्ट कर सकते हैं Windows 2000 प्लेटफॉर्म के लिए। It means this language is portable and C programming language is well suited for system level programming। इसका यूज सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए भी होता है, क्योंकि हम बिट्स बाइट्स वर्ड्स में हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई ये सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के केस में भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट सी लैंग्वेज, ठीक है। नाउ देर आर मल्टीपल फीचर्स एग्जिस्ट, जिसमें से हम कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी को हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? सी लैंग्वेज हमें वो फैसिलिटी देता है कि जो भी मेरे पास प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल डेटा होंगे, कोड होंगे, ठीक है। तो उस प्रोग्राम या उस डेटा को हम एक कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स एक स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं उस प्रोग्राम को, ताकि हम उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकें, ताकि और जो डिफरेंट कोड है उसको उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक मेन फंक्शन है, हमारे पास एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने डिफरेंट फंक्शन बनाया है, ऐड, mn, देन सब, देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ऐड के लिए हमने एक कोड लिखा जिसके अंदर इंट ए इक्वल्स टू m प्लस n, ठीक है। देन सब, इंट ए इक्वल्स टू m प्लस m माइनस n, ठीक है। देन इंट m, इंट n, ठीक है। अभी इंट लगाना होगा, इंट इंट इंट, और यहाँ पे भी इंट ए इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई n।
यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमने डिफरेंट जो फीचर्स हैं, जैसे ऐड करने का कोड, ये सब्ट्रैक्शन का कोड या मल्टीप्लिकेशन का कोड, इसको हम एक कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए या एक मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए हैं। और उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, दिस इज इंट ए, दिस इज अ लोकल वेरिएबल, जो कि हम कमिंग सेशन देखेंगे व्हाट इज लोकल वेरिएबल। तो ये लोकल वेरिएबल ने डिफाइन कर दिया है, वो वेरिएबल बस इसी कंपार्टमेंट के लिए ही वैलिड है। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी हम लोकल वेरिएबल ले रहे हैं ए, तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू इस कंपार्टमेंट या इस मॉड्यूल को अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ भी अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ भी ये जो लोकल वेरिएबल है इस कंपार्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है एक हम प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि सेम फीचर और सेम टाइप ऑफ कोड और डेटा को अगर हम एक मॉड्यूलराइज वे में डिवाइड कर दें, तो उससे क्या होगा कि हमें डिबग करने में भी आसानी होगी। मीन्स किस कंपार्टमेंट में, किस मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम्स या क्या इशू है या क्या बग है, दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। ये फीचर हमें सी लैंग्वेज देता है, और दैट्स वाई इस फीचर की वजह से हम इसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं। सो बट इट इज नॉट अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बिकॉज फंक्शंस कैनॉट बी डिफाइंड विद इन अनदर फंक्शंस। हाँ, यहाँ पे इसे हम ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं कहते हैं, बिकॉज फंक्शन के अंदर फंक्शन मीन्स फंक्शन विद इन फंक्शन हम नहीं लिख सकते हैं इसको। जैसे मेरा ये ऐड है, ऐड फंक्शन इंट, ये मेरा ऐड फंक्शन है इंट m, इंट n, ओके। और यहाँ पर हमने लिखा इंट a इक्वल्स, ये मेरा ऐड फंक्शन है। और हम चाहें किसी के अंदर अगर सब लिखें इंट b, इंट c, we cannot define like this, means function within function we can not write in this language. That's why this language is not a block structured language. Okay, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल सी सम प्रोग्रामिंग, सम बेसिक प्रोग्रामिंग वी विल सी। उसके बाद हम डेटा टाइप्स और जो भी फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज का ये क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू।